हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो हमारा जो उत्तर है उसमें हमारे जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें है भूमिका, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व के प्रकार, शिक्षक का व्यक्तित्व विकास में योगदान और व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले तत्व। तो फर्स्ट स्टार्टिंग है हमारी भूमिका। तो साधारण भाषा में जिसे व्यक्तित्व कहा जाता है, मनोविज्ञान उसे स्वीकार नहीं करता है। साधारणतया शारीरिक बनावट तथा आकर्षण को ही व्यक्तित्व मान लिया जाता है, परंतु व्यक्तित्व क्या है, मनोविज्ञान भी व्यक्तित्व के अर्थ की व्याख्या अनेक प्रकार से करता है, जो कि आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व शब्द को परिभाषित करने के लिए इसके मुख्य शब्द पर्सनालिटी को जानना आवश्यक है। व्यक्तित्व शब्द आंग्ल भाषा के पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है। आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा, हम अंग्रेजी भाषा को आंग्ल भाषा भी कहते हैं। तो जो व्यक्तित्व शब्द जो हिंदी में लिया गया है वो इंग्लिश के पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है, और जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। और पर्सोना का जो पर्याय है अंग्रेजी में वो क्या है? मास्क। मास्क यानी कि जो नकाब या मुखावरण कहलाता है, जिसको हम चेहरे पर पहनते हैं। तो यूनानी या ग्रीक निवासी जो थे वो नकाब पहनकर अभिनय किया करते थे, जिससे दर्शकगण ये न जान सके कि कौन व्यक्ति अभिनय कर रहा है। तो आगे है हमारी व्यक्तित्व की परिभाषा। तो पहली परिभाषा है हमारी बिग व हैंड के अनुसार। तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख है, यानी कि पर्सनालिटी रेफर्स टू द होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटालिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उस व्यक्ति के व्यवहार और उस व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं उन सबको हम मिला के उसको व्यक्तित्व कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी हमारी जो परिभाषा है वो है मन के अनुसार, कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। यानी कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसके अंदर व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति को किन चीज़ों में रुचि है, व्यक्ति किस प्रकार के विचार रखता है, व्यक्ति के अंदर किस तरीके की क्षमताएं हैं और व्यक्ति की किस तरीके की योग्यताएं हैं, उसकी क्या क्या अभिरुचियां हैं, ये सब इन सभी का जो निचोड़ होता है या इन सभी का जो संगठन है वही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है व्यक्तित्व के प्रकार। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। पहला है यंग के अनुसार। तो यंग ने व्यक्तित्व को दो प्रकार का बताया है। पहला है बहिर्मुखी, दूसरा है अंतर्मुखी। तो बहिर्मुखी में क्या है कि बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक होता है, उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है। यानी कि जो भी व्यक्ति बहिर्मुखी होता है वो व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होता है। और अंतर्मुखी व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, वह एकांत प्रिय होता है, वह दूसरों के समक्ष कम बोलता है। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। उसके बाद आता है क्रैचमर द्वारा वर्गीकरण। तो क्रैचमर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है मिलनसार, यानी जो व्यक्ति मिलनसार होते हैं, पिकनिक टाइप। और दूसरा है खिलाड़ी, यानी कि जिन लोगों की जो फिजिक है वो एथलेटिक टाइप होती है। और तीसरा है हमारा एस्थेनिक टाइप। और चौथा है हमारा डाइस प्लास्टिक। जो चौथा जो हमारा प्रकार है वो जो हमारे ये 3 प्रकार हैं, इन तीनों के जो थोड़े थोड़े जो गुण होते हैं उनको मिला के ये हमारा चौथा प्रकार बनता है। यानी कि इसमें हर एक प्रकार के कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्प्रेंगर द्वारा किया गया वर्गीकरण। तो स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। पहला है विचारिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सौंदर्यात्मक, चौथा राजनीतिक, पांचवा धार्मिक और छठा सामाजिक। तो स्प्रेंगर द्वारा व्यक्ति में इतने प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। तो तीसरा है हमारा समझ विकसित करना।
तो विभिन्न आवश्यक क्रियाकलाप करा के बच्चों में समझ विकसित करनी चाहिए। तो जितनी भी हमारी स्कूल्स में जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि बच्चों से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करा के जो बच्चों के व्यक्तित्व में जो छुपी हुई जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको निखार कर लेकर आना। उसके बाद हमारी हेडिंग है व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व या सिद्धांत, यानी कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व किन चीज़ों की वजह से निर्धारित होता है। तो पहला है हमारा शारीरिक तत्व, यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति का रंग रूप, भार तथा वाणी एवं स्वर आते हैं। यानी कोई व्यक्ति का रंग रूप कैसा है, उसका भार कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, उसका स्वर कैसा है, ये सब व्यक्ति का एक व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। वंशानुक्रम क्या होता है कि बालक वंशानुक्रम से, यानी कि सामान्य प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, बुद्धि, कार्य क्षमता, स्नायु मंडल, आंतरिक स्वभाव आदि को प्राप्त करता है। ये सब बच्चे में जेनेटिक आता है। तो और ये दूसरी पीढ़ी को भी हस्तांतरित होता है। इसके बाद हमारी हेडिंग है शिक्षक का व्यक्तित्व के विकास में योगदान। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना। तो एक शिक्षक की विद्यार्थियों के जीवन में यही भूमिका होती है। ठीक है। और शिक्षक एवं विद्यार्थी का संबंध कुम्हार एवं मिट्टी का होता है। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों के अंदर जो गुण होते हैं उनको जागृत करके उनको समाज के काबिल बनाता है। तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास निम्नलिखित तरीकों से करता है। तो पहला है ध्यान देकर। तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास का सबसे अच्छा तरीका उन पर ध्यान देना है। शिक्षक के ध्यान की मात्रा और गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, यानी कि शिक्षक को हर एक क्लास में हर एक बच्चे पर बराबर ध्यान देना चाहिए। ये हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि बच्चे प्रश्न करते हैं तो उनका उत्तर भी तुरंत देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे प्रश्न कर रहे हैं और अब उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और बच्चे ध्यान आकर्षित करना पसंद करते हैं, यानी कि अगर बच्चा आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, बच्चा उसका उत्तर दे रहा है या बच्चा कुछ आपसे प्रश्न कर रहा है, तो ज़रूरी है कि आप बच्चे पर ध्यान दें, बच्चा आपसे क्या कह रहा है। क्योंकि अगर बच्चे पर आप ध्यान देंगे तो बच्चे को लगेगा कि आप उसकी बात सुनते हैं, इसीलिए बच्चा अधिक मन लगाकर पढ़ाई करेगा। और यदि बच्चों पर ध्यान न दिया जाए तो व्यक्तित्व में विकारों की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा आता है अनुशासन द्वारा। तो शिक्षक को स्पष्ट, तत्पर और ईमानदार रहना चाहिए। अनुशासन का अर्थ क्रोधी या कठिन होना नहीं है। शिक्षक को बच्चों की बात सुनने वाला, उनके उत्तर देने वाला, उनकी समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए। नियम बच्चों के पालन के लिए होते हैं, पर कड़ाई से नहीं, प्रेम से। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप अनुशासन का निर्धारण होना चाहिए। यानी कि जो अनुशासन जो कक्षा में लागू करे शिक्षक, वो इसके लिए लागू करे कि बच्चे अनुशासन से कुछ सीखें, यानी कि ना कि बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए और ना ही बच्चों को परेशान करने के लिए अनुशासन हमें क्लास में लागू करना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है वातावरण। मनुष्य के व्यक्तित्व पर वातावरण के प्रभाव के संबंध में ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने कहा है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक यानी कि भौतिक वातावरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वातावरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला पारिवारिक वातावरण, दूसरा हमारा पास पड़ोस का वातावरण, तीसरा हमारा मित्र मंडली और चौथा हमारा विद्यालय का वातावरण। तो जितने भी प्रकार के जो वातावरण बच्चे के आसपास होते हैं, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे उसके घर के आस पड़ोस का वातावरण हो, या बच्चे का जो फ्रेंड सर्किल होता है वो हो, या जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का वातावरण, इन सभी का बच्चे के व्यक्तित्व पर पूरा असर पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है सांवेगिक तत्व, यानी कि संवेगों का मनुष्य के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के बाह्य वातावरण तथा अंतर्मुखी ग्रंथियों का भी सांवेगिक तत्वों पर प्रभाव पड़ता है। बाह्य वातावरण से मतलब वही जो बच्चे का जो पारिवारिक वातावरण कैसा है, स्कूल में बच्चे का वातावरण कैसा है और बच्चे के अड़ोस पड़ोस में वातावरण कैसा है, इन सभी का, और जो बच्चे के अंदर जो खुद का जो उसका जो अंतर्मुखी जो स्वभाव है, उन सभी का सांवेगिक तत्वों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक मिलनसार, हंसमुख एवं साहसी व्यक्ति दूसरों पर शीघ्र ही प्रभाव जमा लेता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होता है, और परंतु जो चिड़चिड़ा तथा उदास मन वाले व्यक्ति कम ही प्रभावित
कर पाता है। उसके बाद हमारा आता है लैंगिक तत्व। तो जेंडर का भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मानसिक तत्व, यानी कि मानसिक तत्व में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, निर्णय शक्ति तथा स्मृति आदि महत्वपूर्ण तत्व आते हैं। इनमें बुद्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद हमारा आता है सांस्कृतिक तत्व। तो संस्कृति संस्कारों का समूह है। यह पूर्वजों से प्राप्त होती है, ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कारों का बड़ा हाथ होता है। उसके बाद हमारा आता है कि मनोविश्लेषक यंग ने सामूहिक अज्ञात मन में जातीय गुणों या पूर्वजों से प्राप्त गुणों को माना है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसकी जातीय संस्कृति होती है, यानी कि व्यक्ति किस प्रकार के संस्कृति से बिलोंग करता है, उसका भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है समाजीकरण, कि मनुष्य के व्यक्तित्व पर समाज का प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण के कारण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। उसके बाद हमारा आता है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में मनोवैज्ञानिक कारक जैसे अभिप्रेरणा, चरित्र, बौद्धिक क्षमताएं, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ आदि भी सम्मिलित हैं, जो कि व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपके लिए थर्ड पेपर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।